लास्ट क्लास का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सभी को याद है ना? जब एक साथ दो इक्विलिब्रियम आपके एस्टेब्लिश हो। सर आज ओसी है ना? हाँ उसी ही है, बट जो हमारा लास्ट टॉपिक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम चल रहा था, उसमें आप एक क्वेश्चन कर लो, इससे वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ओसी कंटिन्यू करेंगे। अब आगे हमें सारा ओसी ही पढ़ना है। बस संडे को हमारा जो 2 लेक्चर है वो उसमें मैं हाइड्रोजन पढ़ाऊंगा आपको। 102 ग्राम ऑफ सॉलिड NH4HS is taken in the 2 liter vacuum flask at 57 degrees C following 2 equilibrium exist simultaneously। सपोज NH4HS सॉलिड है, उससे NH3 गैस प्लस H2S गैस बन रहा है। इधर अमोनिया गैस से हाफ N2 गैस प्लस 3/2H2। देखो ये दोनों रिएक्शन है, ये दोनों इक्विलिब्रियम आपके एक साथ एस्टेब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो जो कॉमन स्पीसीज है वो क्या है, अमोनिया है। तो आपको मैंने सिखाया था, यदि एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो, एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम यदि क्या हो रहे हो, स्टैब्लिश हो रहे हो, तो जो कॉमन स्पीसीज है उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, जितना NH3 आपका टोटली प्रेजेंट होगा उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो उस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। 1 mole of solid decomposes 1 mole of solid decomposes to maintain both equilibrium and 0.75 mole of H2 was found that the equilibrium then find equilibrium concentration of all the species and Kc for both the reaction। ठीक है, देखने में क्वेश्चन बड़ा है बट करना कुछ नहीं। करो अटेम्प्ट सभी लोग।
इसके मोल निकालो, NH4HS के मोल कितने आएंगे? मोल निकाले के कितने आए? मोल ऑफ NH4HS कितना आया आपका? 102 डिवाइड बाय 51 कितना आ जाएगा? 2 मोल्स, करेक्ट। अभी क्या बोला गया? इसके 2 मोल्स टेकन इन द 2 लीटर evacuated flask at this। इसका मतलब क्या है? इसके 2 मोल थे इनिशियली, करेक्ट। समझना ध्यान से, यदि इसके 2 मोल थे इनिशियली, इसके कुछ कम हुए होंगे, ओके। टी इक्वल टू 0, कितना बोला? 0। फिर बोला कि 1 मोल ऑफ सॉलिड डीकम्पोजेस, इसका मतलब इससे जो कुछ x कम हुआ, ठीक है, से 2 माइनस एक्स, कुछ x और x बना होगा, वो x कितना है? 1, करेक्ट। तो बेसिकली x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो यदि इसका 1 मोल है तो डिकम्पोज हुआ तो 1 बचेगा, इसका 1 और इसका 1 फॉर्म होगा, करेक्ट। इसका 1 फॉर्म हुआ तो इधर भी क्या होगा? 1। अब इससे कुछ y कम होगा तो इसका कितना बनेगा? y/2 और इसका 3/2 y, करेक्ट। इसका 1 माइनस वाई, इसका y/2, इसका 3/2 y। अब आपको पता है यदि इन दोनों में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है तो इसका 1 माइनस वाई है तो इसका भी क्या रहेगा? 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, करेक्ट। अब इन दोनों का 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई ये हो गया। और आपको क्या दिया है? एक इंफॉर्मेशन और दिया है, टू मेंटेन द बोथ इक्विलिब्रियम 0.75 मोल ऑफ H2, 0.75 मोल ऑफ H2 was found at equilibrium। मतलब ये क्या है? 3/2y, यही तो इक्विलिब्रियम पर मोल है, जो कि कितने होने चाहिए? 3/4। तो कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 1/2, करेक्ट। यही होगा ना? यस सर। उसके बाद आपको क्या निकालना है? Kc1 Kc2 दोनों पर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज एंड Kc फॉर बोथ द रिएक्शन, करेक्ट। अब आपको क्या लिखना है? Kc, तो Kc क्या लिखोगे? Kc1 सपोज concentration of this upon into concentration of this, यही लिखेंगे ना? this यस सर। into this। और इसका लिखेंगे नहीं क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास हमें 1 लेना है। ये क्या, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पर? 1 माइनस वाई। और इसकी कितनी है इक्विलिब्रियम पर? 1। 1। तो दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा आपका? बट ये मोल्स है बेटा, 2 लीटर में कॉन्सेंट्रेशन हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? मोलैरिटी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके क्या हो जाएगा? जितने मोल 1 थे तो 1/2 और उसके 1 माइनस वाई थे तो 1 माइनस 2। तो ये हो गया KY Kc1। और Kc1 में आपको क्या y की वैल्यू पता है? पुट कर दो हाफ, तो ये कितना आ जाएगा टोटल? Kc1 1/8, तो ये निकल आया। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं?
इसी तरीके से KC2 कैलकुलेट करो सभी लोग। इतना नोट करो, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा और KC2 कैलकुलेट करो। लिख लिया इतना? नो सर। No, sir. लिखो लिखो। उसके बाद KC2 कैलकुलेट करो। Done, sir. इधर देखो, अब KC2 क्या हो जाएगा? KC2 हो जाएगा आपका इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन। KC2 क्या लिखूंगा? N2 टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N टू द पावर हाफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H टू द पावर 3/2. 3/2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन NH2. ऑफ अमोनिया। अमोनिया तो आएगा ना, ये तो गैस है। Yes, sir. बस इधर KC2 हमें कैलकुलेट करना है। N2 क्या हो जाएगा? ये 3x/4 के पावर, ये अपना इधर ये कितना 3y/4, तो मतलब 1/2 का पावर 3/2। और N2 का कितना मोल था? 1/2, तो 1 कितना था इधर? y/2 मतलब 1/4। 1/4 और 2 और आएगा, क्योंकि हमें क्या लिखना है? कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/8 की पावर हाफ। और अमोनिया कितना था? 1 माइनस y, Y/2. y/2। तो बेसिकली 1/2 और एक और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा? KC2 आ जाएगा। सर वो 3/4 इंटू 1/2 है ना? हाँ, तो 3/4 इंटू 1/2 ही तो है, बेसिकली 1/8, 3/8।
ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक में कहां पर छोड़े थे? सर डाइपोल मोमेंट। ओके, पूरा नहीं हुआ होगा ना डाइपोल मोमेंट। लास्ट क्वेश्चन क्या करे थे बताओ एक बार। सर वो CH3 और Cl का, CH3 और F के बारे में वो कंपेयर किया था। ठीक है, अब देखो जरा, सपोज इधर हेडिंग डालो, डाइपोल मोमेंट और सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डाइपोल मोमेंट फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सपोज बेटा ये दो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, इधर Cl इधर Cl, इधर H इधर H और इधर ये Cl और Cl। ये कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? इसको आप सिस बोलेंगे, इसको आप ट्रांस बोलेंगे। ओके, अब इनके डाइपोल मोमेंट क्या होंगे? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। इसका किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। हर हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट आप छोड़ दिया करो। तो इन दोनों का जो ये दो वेक्टर है, इसका इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। यस सर। इसका क्या होगा? Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में होगा, ये Cl ज्यादा तो ये इस डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों का दो वेक्टर यदि क्या है 180 एंगल पर है, तो उनका वेक्टर सम क्या होगा यदि उनके इक्वल एंड ऑपोजिट डाइपोल मोमेंट है तो? तो 0 हो जाएगा। और इसका क्या आएगा? कुछ u आएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए इन दोनों में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, तो क्या बोलोगे? इसका ज्यादा होगा। आगे समझ में? इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका 0 हो गया। और म्यू 0 हो नॉट इक्वल टू 0, तो आपको पता है आप क्या बता सकते हो? ये क्या हो गया? नॉन पोलर। और ये क्या हो गया? पोलर। करेक्ट। आपको अब क्या करना होगा बेटा, ये पता करना होगा कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो सिस का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है ट्रांस से। ओके, सर हर केस में ऐसा नहीं होता है ना? नहीं, हर केस में ऐसा नहीं होगा, बट इसमें ऐसा हो रहा है। यस सर। यदि सपोज आपसे इसका पता करने को बोला जाए, इसमें बताओ, ये सपोज फर्स्ट है, ये सेकंड, तो इसमें किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? सर पहले वाले। ठीक से करो।
मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। अच्छा ये बताओ, इसका किस डायरेक्शन में होगा? ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है? कार्बन sp2। ये कार्बन कौन सा है? sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? कार्बन sp2 की। याद आया? यस सर। नहीं याद आया? बेटा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ये sp2 कार्बन है ना, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा? इसमें ज्यादा होगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा होगी। क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस डायरेक्शन में खींचेगा, और ये Cl क्या करेगा? इस डायरेक्शन में। जबकि इसमें क्या होगा? Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इस डायरेक्शन में होगा, और इसका भी कहाँ होगा? तो ये दोनों वेक्टर जीरो एंगल पर ऐड हो रहे हैं, और ये क्या हो रहा है बेटा? इस बड़े एंगल पर ऐड हो रहा है। तो बताओ किसका रिजल्टेंट ज्यादा होगा? सेकंड वाले का। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना कम रिजल्टेंट आएगा। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? सेकंड वाले का। तो देखो इधर ही गलत हो गया, तो ऐसे रटना नहीं है कि सिस का ही ज्यादा होगा ट्रांस से। आपको हमेशा क्या करना है? निकालना है किसका ज्यादा होगा। तो सिंपल क्या होगा? 2 ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट किसका? फर्स्ट से। तो ये आपका लेस पोलर, और ये आपका मोर पोलर। आ गया क्या समझ? यस सर। करो इसको नोट। कर लिया क्या इसको नोट? 1 मिनट सर। डन सर। अब देखो जरा, इसमें बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? इन दोनों में बताओ, ये सपोज आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? करो कोशिश, सभी लोग आंसर करो इसका, इसमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? फास्ट।
बताऊं? कर लिया सभी ने? ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन का, तो इसका डायरेक्शन ये होगा। और ये CH3 है, ये क्या, ये sp2 है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? और इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? इसमें। इसका कहाँ होगा? इसमें। और इसका कहाँ? तो आप ओवरऑल देखो तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? कैंसिल आउट। बट इन दोनों में से जिसका ज्यादा होगा वो उस तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, बट ऑलमोस्ट इनका मैग्नीट्यूड तो कैंसिल आउट हो रहा है। बट ज्यादा ये है तो इसके इस डायरेक्शन में होगा, और ये इस डायरेक्शन में, तो इसका कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, करेक्ट। यस सर। इसका क्या होगा? ये दोनों वेक्टर क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। और ये दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं, तो इसका क्या रिजल्टेंट कुछ इस तरह से। तो इन दोनों जो एडिशन वाला जो वेक्टर होगा और इसका, ये दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे? कुछ ज्यादा ही बनाएंगे एज कंपेयर टू दिस। इधर हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेकंड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है किससे? फोर्थ से। कितने लोगों का ये सही था? हैंड रेस करो। सर चैट बुक में आंसर डाल दिया। हाँ तेरा सही है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? 2-3 लोग बस आंसर सही करें, 3-4 और, अच्छा 3 ही है। चंद्रेश क्या हुआ? श्रेया, सिद्धार्थ, सुन भी रहे हो क्लास तुम लोग या घूम रहे हो? इसमें बताओ जरा, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? गुड, करेक्ट, वेरी गुड, दोनों का सही है। बाकी लोग भी आंसर करो। करेक्ट सुरभि, 3 लोग का सही, अब बाकी लोग 4, ठीक है। आदर्श का भी ठीक है। कोशिश करो बाकी लोग भी। आयुष, समीक, क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन बेटा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इसका कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इधर इसका इधर और इसका इधर, इसका इधर और इसका इस डायरेक्शन। तो इनके बीच में एंगल कितना है? ये दो वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है? 180। इसके बीच में एंगल कितना है? 120। और इसके बीच में एंगल कितना है? कुछ 60। तो जितना कम एंगल होगा उतना ज्यादा उनका मैग्नीट्यूड होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा? और ये तो ऑलमोस्ट जीरो ही होगा। क्लियर है? तो सिंपल बोल सकते हैं जो ऑर्थो वाला है वो क्या होगा? ज्यादा डाइपोल मोमेंट, फिर मैटर देन पैरा। क्लियर है? यस सर। डन सभी का? नोट किया? अब जरा देखो, एक नोट डालो, नोट डाल के लिखो, इफ टू आइसोमर, if two isomers have different dipole moment,
if two isomer have different dipole moment, then their all physical properties like melting point, boiling point, BP लिख दो, solubility और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जितनी भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यदि आपके डाइपोल मोमेंट क्या है, डिफरेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होगी। तो सिंपल, यदि आपको पता करना हो कि दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे रखे हैं या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दे रखे हैं और उनमें आपको पता करना है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी या नहीं होंगी, है या नहीं, या किसकी ज्यादा किसकी कम, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। सर वो बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, उसके बाद क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, यदि किसी के डाइपोल मोमेंट डिफरेंट है तो उनका क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। अब सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी हेडिंग डालो, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सबको पता होगा। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, कोई नहीं बोलेगा। सर आपने क्या बोला अभी? बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सर जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना चालू होता है, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट चालू होना शुरू हो जाए, मतलब जो गैस में कन्वर्ट होना चालू हो जाए, उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट, यही बोलते हैं ना नॉर्मली। और बढ़िया डेफिनेशन बोलना है तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, करेक्ट, एट पर्टिकुलर फिक्स्ड प्रेशर, उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट। बट हमें वो डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें ये समझना है कि जो बॉइलिंग है, डेफिनेशन तो वो ठीक है, जिस पॉइंट पर बॉयल होना शुरू होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और फिक्स्ड प्रेशर पर जो भी पॉइंट आता है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, करेक्ट। बट अभी हमें ये नहीं समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में क्या होता है, ये तो हम लोग अभी निकालना सीख जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। बट ये बताओ बॉइलिंग में एक्चुअली में क्या होता है, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होती है, यदि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और हम लोग नीचे से यदि सपोज किसी लिक्विड को हीट दे रहे हैं और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड है वो वेपर में गया, मतलब पहले लिक्विड में क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और वेपर में क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो अभी हीट हम लोग दे रहे हैं वो किसका काम आ रहा है, लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए। जैसे ही वो लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन कम हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा, आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। तो यदि ऐसा कोई लिक्विड है जिसमें जी आपके इंटरेक्शन ज्यादा है, तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यदि कहीं पर इंटरेक्शन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कब होगा? ये समझ में आ रहा है सभी को? सर एक बार वापस रिपीट करो ना, क्या एक बार वापस सुनो, यदि आपका कोई लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड में क्या होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, हर एक मैटर में क्या होता है, जैसे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये आप लोगों को सबको पता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है। तो जो लिक्विड होते हैं और सॉलिड होते हैं उनमें इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं, और गैसेस में इंटरेक्शन क्या होते हैं, कम होते हैं। ये सभी ने 9th क्लास में सीखा है। अब जो सॉलिड और लिक्विड है इनके इंटरेक्शंस यदि है
और हमें लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है, हमें इनके इंटरेक्शंस को खत्म करना है। यदि सपोज बेटा तुम्हारा हाथ कोई पकड़े हुए है तो तुम क्या करोगे, फोर्स लगाओगे जिससे हाथ छूट जाए। वैसे ही यदि लिक्विड है और उसको वेपर फॉर्म में जाना है, मतलब उनके इंटरेक्शंस को हमें खत्म करना है, तो इंटरेक्शंस खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। और जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हमें ये सेंस में लाओ, यदि कोई बॉइलिंग बोल रहा है इसका मतलब क्या है, आपको लिक्विड के इंटरेक्शंस को खत्म करना है। तो जितने ज्यादा इंटरेक्शन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब जितना ज्यादा कंपाउंड पोलर होगा उतना ज्यादा चार्जेस होंगे, और उतना ज्यादा चार्जेस होंगे तो उसके इंटरेक्शंस ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग जस्ट सिंपल क्या करें, जो जिसका हमें बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है या जिसका हमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, उसमें हम क्या करें, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन देख लें। यदि ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही तो उधर अच्छा खासा इंटरेक्शन होगा। यस सर। करेक्ट। और यदि ऐसा कोई है जहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ जो लंदन फोर्सेस मैंने समझा, तो उधर पे इंटरेक्शन क्या होंगे, रिलेटिवली कम होंगे। और कहीं पर बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, मतलब पोलर पोलर वाले, जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव वाले, वो इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने सिखाया था। तो वही हमें यूज करना पड़ेगा कि यदि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें यदि इंटरेक्शन है, और जो इंटरेक्शन है वो कैसे है, किसका ज्यादा, जिसका इंटरेक्शन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। देखो हमें इस केमिस्ट्री में कोई नंबर नहीं कैलकुलेट करना होता है, बट हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। विदाउट नंबर हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, ये बात इतना। तो इसमें लिख Yes, लेते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट, the boiling point the boiling point of a compound boiling point of a compound depends on the intermolecular forces of attraction the boiling point of a compound depends upon the intermolecular forces of attraction existing between two molecules if a compound has strong forces of attraction, then boiling point is high. क्लियर है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर क्या होता है, ये तो समझ solid greater than liquid greater than gases. वो तो ठीक है। यदि कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में सिखाए थे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन, लंदन फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। उसमें यदि वो कंपैरिजन, क्योंकि इधर पे हमारे मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, वही सब इंटरेक्शंस होंगे, चार्जेस तो हम लोग क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन क्या हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, देन वॉन डेर वाल फोर्सेस, इधर पे लिख सकते हो लंदन फोर्सेस, नोट करो इतना। डन सर। ओके, हो गया सभी का। हाँ अब जो ये तो ठीक है, नो सर, करो। ओके चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। यदि कहीं पर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और कहीं पर यदि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है, तो उधर क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वॉन डेर वाल। ठीक है, अब अगला पॉइंट, इसको आप फर्स्ट पॉइंट देखो, तो सेकंड पॉइंट यदि मैं यूज करूं, यदि आपके पास ये तो ठीक है, ये आपने कंपैरिजन कर लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वॉन डेर वाल, और यदि ऐसा कोई है बेटा जो सारे उसमें क्या सिर्फ और सिर्फ वॉन डेर वाल ही है, ठीक है। यदि हम लोग होमोलॉग्स की बात करें, अमंग होमोलॉग, जो यदि सपोज ऐसा कोई कंपाउंड है, ये ये बेटा, इनमें किसमें इंटरेक्शन ज्यादा होंगे, इनमें डाइपोल मूवमेंट तो है नहीं। यदि इनमें डाइपोल मूवमेंट नहीं है तो हमें इनके इंटरेक्शन कैसे पता करने पड़ेंगे, वॉन डेर वाल फोर्सेस, किसका वॉन डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा, याद है क्या, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, जिसका साइज ज्यादा, उसका मैंने क्या बोला था, वॉन डेर वाल फोर्सेस ज्यादा। यस सर। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो वॉन डेर वाल फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इधर क्या बोल सकते हैं, अमंग होमोलॉग मॉलिक्यूलर वेट increases, molecular weight increases, van der Waal forces increases, और van der Waal forces increase होंगे, इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो।
तो सिंपल इन तीनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा? यदि ये 1, ये 2, ये 3, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 then 2 then 1. ओके, ये क्वेश्चन 1 में लिखो। ये सपोज क्वेश्चन 2 में पूछूं आपसे, CH3OH, CH3CH2OH और CH3CH2CH2OH, इन तीनों में बेटा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? थर्ड का ज्यादा होगा। देखो, जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो तो सिमिलर है तीनों में। डिफरेंट क्या है इनमें? इनके मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। नोट करो इतना। डन। Yes, sir. अमंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कंपेयर करते हैं। सपोज कहीं पर बेटा COH है, कहीं पर OH है, या NH2 ग्रुप है, या आपका कीटोन है, ROR है, RC डबल बॉन्ड CH है, RCH डबल बॉन्ड CH2 है, और RCH2CH2। यदि इनमें हमें कंपेयर करना हो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या देखेंगे? यदि आपको इस तरीके से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में यदि बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है, तो हम क्या देखेंगे? ये जो तीन है, इधर क्या हो रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर क्या होगा? इसमें या इसमें तक डाइपोल इंटरेक्शन। इनमें डाइपोल मूवमेंट तो होगा ना? Yes, sir. और इसमें ये क्या है? वंडरवॉल। तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? ज्यादा 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 अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू डाइपोल, और डाइपोल का ज्यादा होता है वंडर का। तो ये तो पता चल गया इन तीनों का ज्यादा होगा इससे, और इन तीन का ज्यादा होगा इससे। अब इनमें आपस में कैसे कंपेयर करोगे? इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इनमें किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा? अब इनमें क्या करना पड़ेगा? इनमें हमें ये देखना पड़ेगा किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा आता है? CO का। राइट? तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? जब यदि आपको कंपेयर करना हो कि एसिड और अल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो एसिड का। यदि आपको कंपेयर करना हो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड का। यदि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में कंपेयर करना हो, तो किसका ज्यादा होगा? डबल बॉन्ड का। है? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? इनके डाइपोल मूवमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, सपोज ये थर्ड था, ये फोर्थ। इन चेन आइसोमर
इन चेन आइसोमर, यदि आपसे पूछा जाए, पहले चलो क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, यदि सपोज ये और ये, इन दोनों में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? फर्स्ट। किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट का। फर्स्ट क्यों ज्यादा होगा? फर्स्ट का क्यों ज्यादा होगा? देखो इसमें क्या है बेटा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। इसमें क्या है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है इससे। यदि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसका, इसमें क्या होंगे, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा होंगे। और वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन यदि ज्यादा है, देखो साइज ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, मैं तभी सिखाया था ना, यदि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ये इस मॉलिक्यूल का अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, फोर्सेस ज्यादा है। ओके, तो सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ये आपके, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा वॉन्डरवॉल फोर्सेस। तो क्या इन चेन आइसोमर, as branching increases, as branches increases, सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस डिक्रीज करेंगे। सरफेस एरिया कम तो वॉन्डरवॉल, और वॉन्डरवॉल फोर्सेस डिक्रीज करे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नोट कर लो। डन सर। ये सभी का नो सर, एक मिनट। हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट, मोर पोलर। अच्छा ये बताओ, यदि दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, उसके डाइपोल मोमेंट ज्यादा एक का कम है, तो वो जो जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलर होगा, और ज्यादा पोलर होगा तो उसके बीच में इंटरेक्शंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या बोल सकते हैं, मोर पोलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैज higher boiling point. More polar geometrical isomers have higher boiling point. करेक्ट। यदि आपसे पूछा जाए इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्या बता पाएंगे? ये सपोज फर्स्ट है, ये सपोज सेकंड है।
करेक्ट, सभी का करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका? इस अब हमें क्या करना है, यदि हमें बॉइलिंग पॉइंट भी निकालना है तो हमें करना क्या है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका है। यदि हमें ये पता चल जाए डाइपोल मोमेंट जिसका ज्यादा होगा वही क्या होगा बेटा, ज्यादा पोलर, और जो ज्यादा पोलर होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अभी भी हमें क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट ही पता करना है। ये दोनों वेक्टर, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में आएगा और इसका इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों जीरो एंगल पर ऐड हो रहे हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मतलब इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, म्यू1 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा म्यू2 से, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 भी क्या होगा, ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 से। क्लियर है ये बात सभी को? यदि आपसे कुछ ये ऐसा पूछ लिया जाए, इसमें किसका ज्यादा होगा किसका कम, जल्दी बताओ बॉइलिंग पॉइंट। चंद्रेश का, क्रिस का, ठीक है। आदर्श तुम क्या कर रहे हो? इसका क्या होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0, करेक्ट। और इसमें क्या होगा, ये तो ये इसकी क्या 180 एंगल पर है, ये क्या है कम एंगल पर, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो इसी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट किया जाए। एक मिनट। डन ये। थर्ड देखते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में हमें क्या देखना होता है, मेल्टिंग पॉइंट में भी क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो हमें सेम तरीके से सोचो जैसे बॉइलिंग पॉइंट में सोचे थे। मेल्टिंग पॉइंट में क्या करना है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। सॉलिड के इंट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, लिक्विड के इंट्रैक्शन कम होते हैं। तो यदि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या है, हमें सॉलिड के इंट्रैक्शंस को कम करने पड़ेंगे। तो सॉलिड के इंट्रैक्शंस कम करने हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो किसको किसको ज्यादा देना पड़ेगा, इसमें इंटरेक्शन ज्यादा होंगे, करेक्ट। तो सिंपल, पहले तो हम यही बोल सकते हैं जिसके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा, जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी उससे ज्यादा, उससे कम, फिर उसके ज्यादा किससे होगा, वॉन डेर वाल फोर्सेस। पहला पॉइंट तो हम यही बोल सकते हैं। बट मेल्टिंग पॉइंट में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ एक पॉइंट पर और फोकस करना है, वो है कि आपका जो सॉलिड है वो किस तरीके से पैक्ड है। यदि सोचो आपका बेटा एक वुड है, ठीक है, एक वुड आपके पास ऐसी है और एक वुड आपका स्क्वायर टाइप का है।
तो ये बताओ, आपको यदि इसको बर्न करना है, इसको बर्न करना है, किसको आप ज्यादा इजीली बर्न कर पाओगे? मास सर, दोनों का सेम है, किसको ज्यादा जल्दी बर्न कर पाओगे? सर छोटे वाले को। छोटे वाले को जल्दी बर्न कर पाओगे? सब स्क्वायर वाले को बोल रहे तुम। पहले लोग, पहला बैच है जिसने ये बोला होगा कि स्क्वायर वाले को जल्दी बर्न कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ, आप पतली लकड़ी को जल्दी जला पाओगे या स्क्वायर टाइप की लकड़ी को जल्दी जला पाओगे? सर पतली। पतली को। तो ये क्या है? ये जब ऐसे मैंने बताया दोनों का मास सेम है, तो ये क्या होगी? पतली होगी ना लकड़ी। तो किसको जल्दी जला पाएंगे? ऊपर वाले को। पतली। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? यदि आपका कोई सॉलिड इस तरीके से पैक्ड है, सिमेट्रिकली पैक्ड है, यदि सिमेट्रिकली पैक्ड है, इसका मतलब क्या है? उसको बर्न करना ज्यादा टफ है। सेम कॉन्सेप्ट मेल्टिंग में भी लगेगा। यदि एक ऐसा सॉलिड है, अच्छा इसको बर्न करना टफ क्यों है? क्योंकि बेटा ये सिमेट्रिकली है, ये इवनली पैक्ड है, ठीक है, यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं है। यदि सोचो सपोज इधर पे ऐसे कॉर्नर निकले होते तो और जल्दी जल जाती। करेक्ट, क्योंकि यहाँ से जलाना ज्यादा इजी हो जाता है। तो यदि कोई स्ट्रक्चर आपका सिमेट्रिकली है, इवनली पैक्ड है, तो उसको जलाना क्या हो जाएगा? ज्यादा टफ हो जाएगा। एक्जैक्टली सेम क्या होता है मेल्टिंग में। यदि कोई ऐसा सॉलिड है जो सिमेट्रिकली पैक्ड है, बढ़िया से पैकिंग है उसकी, तो वो मेल्ट क्या होगा? उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो उसको मेल्ट करना क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। आगे समझ में? तो हमें इसमें क्या करना है बेटा? सिमेट्री का और ध्यान देना है इंटरेक्शन के साथ साथ। और सिमेट्री वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। है एक्चुअली में वो दोनों सेम ही, ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे? सिमेट्री को देखकर रिजल्ट बोलेंगे। तो आया क्या समझ में सभी को? अच्छा आपने एक बात और नोटिस करी होगी, कभी घर में फ्रिज में आइसक्रीम फ्रीज करे हो? यदि सपोज, चलो नहीं करे होगे, आइसक्रीम खाए तो होगे सभी लोग। अच्छा Yes. ये बताओ, एक ऐसी आइसक्रीम है जिसमें बेटा बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स वगैरह सब कुछ है, और एक ऐसी है जो नॉर्मल कैंडी है। बताओ ज्यादा हार्ड कौन होती है? कौन सा बाद में मेल्ट होती है? बोलो। ये भी नहीं पता? कोई बात नहीं, छोड़ो, तुम लोग को पढ़ाना ही बेकार है। देखो ये बोल रहा है ड्राई फ्रूट्स वाली, छोड़ो बेटा तुम लोग, सीधे देखो डेफिनेशन लिखो, केमिस्ट्री पढ़ो। मेल्टिंग पॉइंट लिखो डेफिनेशन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन organic compounds, melting point of an organic compounds depends upon its packing in solid state ओके। आपका जो सॉलिड है किस तरीके से पैक्ड है, उस पर आपका क्या करेगा? आपका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। और द पैकिंग डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि किसी में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो पैकिंग भी अच्छी, और पैकिंग अच्छी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो क्या बोल देंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो किसमें ज्यादा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड में सबसे ज्यादा,
उसके बाद डाइपोल डाइपोल, देन वॉन्डर वॉल, फोर्सेस। सेकंड सिमेट्री, symmetry of the molecule, symmetry of the molecule. Symmetry of the molecule. यदि बेटा कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे इन ज्योमेट्रिकल isomers, in geometrical isomers, the trans isomer are more symmetrical than cis isomer. ओके, जैसे सपोज ये है, यदि एक इधर CH3, इधर CH3, इधर और इधर H, और एक मॉलिक्यूल ऐसा है, इधर CH3, इधर CH3, इधर और इधर H। अच्छा, आप लोगों को देख के क्या लग रहा है, कौन सा ज्यादा सिमेट्रिकल है? इधर देखोगे तो ऊपर वाले पोर्शन में क्या आ रहा है, HCH3 ऊपर, इधर इस तरफ देखोगे तो HCH3, इस तरफ देखोगे तो HCH3, इस तरफ नीचे तरफ देखोगे तो HCH3। तो चारों तरफ से इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। HCH3 है, बट इसमें यदि आप देखोगे तो इधर क्या है, CH3 इधर क्या है, तो इस तरफ क्या है, ज्यादा हैवी है, इधर क्या है, लाइट है। करेक्ट। और यदि इधर ज्यादा हैवी है इसका मतलब क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है, ये क्या है, ज्यादा सिमेट्रिकल। इसलिए मैंने क्या बोला, इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ट्रांस आइसोमर आर मोर सिमेट्रिकल देन सिस। तो ये क्या हो जाएगा, और ये ज्यादा सिमेट्रिकल है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, नोट कर लो। डन। यस लिखो, सर, हो गया। अरे मेरे पास मैसेज भी आता है बेटा। तो समझ में आया ना, सिमेट्रिक यदि होगा, पैकिंग अच्छी होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखेगा। डन। अब देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट।
मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस यदि होगा तो क्या होगा, वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज होंगे, वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीजेस, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट also increases। ओके, यदि आपको कंपेयर करना हो इसमें और इसमें किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसमें और इसमें किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसमें और इसमें किसका ज्यादा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सबके अलग अलग बताने, ये क्वेश्चन 1 2 3 4 इसमें 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 3 है, इन तीनों में किसका ज्यादा होगा, करो कोशिश। क्या होगा, हो गए क्या सारे अटेम्प्ट, इसमें क्या है बेटा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें तो जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, ये क्या एल्कोहल है और ये क्या है ईथर, तो एल्कोहल में भी क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इन दोनों में क्या वंडरवॉल फोर्सेस किसके ज्यादा होंगे, इसके, इसका सरफेस एरिया क्या है ज्यादा, तो वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा, और वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इनमें कैसे कंपेयर करेंगे, सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका है, इसका, करेक्ट, बट बेटा ये कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल है, ये क्या है, इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक, और यदि कहीं भी कोई भी कंपाउंड सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक है तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो इसमें सरफेस एरिया कम है बट इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये पैकिंग बहुत अच्छे से है इसकी, और ये सिमेट्रिकल बहुत अच्छी है, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल है तो ये क्या, ये आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन दोनों में तो यही ज्यादा होगा क्योंकि इसमें तो ये तो कोई सिमेट्रिकल है नहीं, बट ये यदि सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक है तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, उसकी वजह से क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इससे नोट करो ये चारों।
डन। इसको करो जरा। ସେଇ ହିସାବରେ କହିଲା 4 ମାଣ ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। करेक्ट क्रिश। बाकी लोग भी आंसर करो। करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, जो क्रिश तुमने सेकंड का आंसर भेजा है वो ठीक नहीं लग रहा है। चंद्रेश तुम्हारा पहला ठीक है बट दूसरा गलत है। कोई बात नहीं, अभी अभी मैं बताता हूँ सेकंड और थर्ड में। यार सिद्धार्थ क्लास कर नहीं रहा है मेरे को लग रहा है, सिर्फ ज्वाइन होके बैठा हुआ है। सर वो होगा सर, अभी उसका एग्जाम चालू है ना तो बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं हम लोग। अच्छा, नहीं ऐसा होता नहीं कि वो एक भी आंसर ना करता। क्या होगा इसका? तो कैसे एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं? हो गया केमिस्ट्री? हाँ सर आज ही था। आज ही था, कैसा हुआ? अच्छा गया सर। बढ़िया, चलो बढ़िया। देखो जरा, ये क्या है? ये ज्यादा सिमेट्रिकल है एज कंपेयर टू ट्रांस। ये ज्यादा सिमेट्रिकल है तो इसका क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ये जो पैरा है ये क्या है बेटा? ज्यादा सिमेट्रिकल है तो पैरा तो ज्यादा होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री। बट इन दोनों में हम लोग सिमेट्री तो देखेंगे नहीं। इन दोनों में हम लोग क्या देखेंगे? डाइपोल मोमेंट। इन दोनों में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? इन दोनों में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? इसका। तो डाइपोल मोमेंट जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। या बोल सकते हैं मेटा को ज्यादा सिमेट्रिक। तो मेटा को भी तो हम लोग सिमेट्रिक बोल सकते हैं ना? नहीं सर। क्यों ऐसे नहीं बोल सकते? ये भी तो सिमेट्रिक है। सर तो वैसे सेकंड वाला भी सिमेट्रिक है। ये देखा जाए, यदि हाफ हाफ भी यदि आप देखना चाहो, ठीक है, यदि इसको हाफ करके भी देखो तो इधर क्या होगा? इधर H, इधर H। करेक्ट। तो इस तरफ क्या? ClH। इधर क्या है? इधर आपका मतलब ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखोगे
तो इधर भी क्या मिल रहा है, H और H हाँ सर, तो सिमेट्रिकल है। हाँ सिमेट्रिक आएगा ना, इसे हाफ हाफ देख लो। बट एक प्रॉब्लम है, इधर से ये सिमेट्रिक नहीं है इस हाफ में, करेक्ट? इस हाफ में तो सिमेट्रिक ये है नहीं। यदि इस हाफ में सिमेट्रिक नहीं है तो हमें इसका एक्चुअली में डेटा देखना चाहिए। सर बेंजीन है ना, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। हाँ एक ही तो हाइड्रोजन, तो चलो ठीक है एक ही आएगा, बात सही है तुम्हारी। बट फिर भी ये सिमेट्रिक नहीं है ना इस हाफ में। हाँ सर, हाँ सर। यदि ये सिमेट्रिक नहीं है तो हम सिमेट्री से नहीं करेंगे, तो आंसर क्या होना चाहिए, ये। नोट कर लो इसको। तो मेटा का जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो आता है 249 केल्विन, और जो ऑर्थो का मेल्टिंग पॉइंट आता है वो कितना आता है 256 केल्विन। और जबकि जो ये आपका पैरा है इसका कितना आता है 323 केल्विन। ठीक है, देख रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है सिमेट्री की वजह से, और इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, समझ गए? इसका आंसर क्या होगा, पैरा देन ऑर्थो देन मेटा, समझ गए? नोट किया ये सभी ने? नेक्स्ट हेडिंग डालो वाटर सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ, वाटर सॉल्युबिलिटी। तो आपको मैंने सॉल्युबिलिटी के लिए एक प्रिंसिपल बताया था, सॉल्युबिलिटी के लिए प्रिंसिपल क्या था, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसमें भी क्या होगा, यदि कंपाउंड ज्यादा पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, ज्यादा। और आपको क्या देखना है, वाटर सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब क्या है, यदि मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी है, उसमें इंटरेक्शन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, करेक्ट? तो सिंपल क्या बोलूं, यदि कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसमें ज्यादा इंटरेक्शन होंगे एज कम, और वो ज्यादा पोलर होगा। और यदि कहीं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा है तो वो ज्यादा पोलर होगा, और कहीं वॉन डेर वाल्स है। ठीक है, तो एक तो पहला ये फैक्टर हो जाएगा, यदि कहीं पर ये सब है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनके इंटरेक्शंस, जिसमें इंटरेक्शन ज्यादा होंगे, जो ज्यादा पोलर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा वाटर सॉल्युबल, करेक्ट? क्योंकि आपको पता है कि वाटर में यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो डिसॉल्व होना और चाहेगा। अब अच्छा ये बताओ, यदि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो वाटर सॉल्युबिलिटी कम होगी या इंक्रीज होगी या डिक्रीज करेगी, सोच के बताना। देखो यदि वॉन्डर सर वॉल, इंक्रीज होगी। हाँ इंक्रीज होगी। हाँ सर।
इंक्रीज नहीं होगी बेटा। ऐसे सोचो, जब वॉन्डर वॉल फोर्सेस है इसका मतलब क्या है, कंपाउंड नॉन पोलर है, करेक्ट। और जितने ज्यादा वॉन्डर वॉल फोर्सेस होंगे, इंट्रैक्शन होंगे, बट कंपाउंड तो नॉन पोलर है ना, उसमें नॉन पोलर नेचर ज्यादा होगा। और यदि नॉन पोलर नेचर है तो क्या सॉल्युबल होगा वाटर में, नहीं होगा, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो क्या याद रखोगे, एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस वॉन्डर वॉल फोर्सेस इंक्रीजेस, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो पोलर सॉल्वेंट में वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ये बात। तो यदि आपसे पूछा जाए CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, इसमें सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर सॉल्युबिलिटी। इसका मॉलिक्यूलर वेट कम, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब ये तो पहला फैक्ट, दूसरा और ये थर्ड देखो। यदि ब्रांचेस इंक्रीज होगी, यदि ब्रांच इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, फिर वंडर वॉल फोर्सेस कम होंगे और फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल गुड, वेरी गुड। कहीं जल्दी जाना है तेरे को, वॉन्डर वॉल फोर्सेस क्या होंगे, कम होंगे, और वाटर सॉल्युबिलिटी। कल भी एग्जाम है क्या तुम लोग का, नहीं सर, कल संक्रांत है। लिख लिया, कंप्लीट करो जल्दी। चलो 4 पॉइंट और लिख देता हूँ इधर ही। यदि मोर पोलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा तो क्या होगा, मोर पोलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो इस मोर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इस मोर सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इस मोर सॉल्युबल इन वाटर। क्या हो जाएगा, CH3 CH3 Cl और Cl, यहाँ क्या है Cl Cl CH3 CH, कौन ज्यादा पोलर है पता करो और बताओ, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। सर पहला। पहला होगा, क्योंकि ये सब कैंसिल आउट ही हो रहा है। इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0, और इसका ऑब्वियसली नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो तो ये ज्यादा पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी। लिख लिया, नेक्स्ट हेडिंग डालो। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होगा। अब स्टेबिलिटी क्या होता है ये समझते हैं, कि नया नया है, ठीक है, और इस तरीके से सोचना शुरू करना है। इसमें आपको ये नया मिलेगा, और ये आप इस तरीके से पहली बार सोचेंगे। तो जो स्टेबिलिटी होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है बेटा जिसमें रिपल्सन वगैरह कम हो,
इसका एनर्जी कम हो, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा, या ऐसे बोल सकते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसका एनर्जी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी कम, करेक्ट। और जो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसके फोर्सेस सही ज्यादा सर। होंगे, हाँ इसका जिसमें रिपल्सन फोर्सेस ज्यादा होंगे, करेक्ट। रिपल्सन फोर्सेस ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। अब रिपल्सन फोर्सेस किस में ज्यादा होंगे, जिस जहां पर बड़े बड़े ग्रुप पास में आ जाए। जैसे समझना बड़े ध्यान से, इधर CH3 है, यहाँ CH3, यहाँ H और इधर H, और इधर क्या है, इधर CH3, इधर CH3, यहाँ H और इधर H, ठीक है। अभी यदि यहाँ पर CH3 CH3 H H है और इधर CH3 CH3 है, तो ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, हमेशा याद रखना बेटा, जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, इधर होंगे। जितने भी साइज में बड़े ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और इसी रिपल्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक रिपल्सन। जो भी वॉन्डर वॉल की वजह से, मतलब इनकी साइजेस की वजह से जो भी रिपल्सन आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक रिपल्सन। और यदि कहीं पर रिपल्सन ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब स्टेबिलिटी कम, करेक्ट। इधर हम लोग बोल सकते हैं एज कम्पेयर टू ये बड़ा और ये छोटा, इन दोनों के बड़े और छोटे के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन कम होगा, इनके बीच में रिपल्सन कम होगा। तो स्टेरिक रिपल्सन किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का। यदि स्टेरिक रिपल्सन फर्स्ट वाले का ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। आ गया क्या ये समझ में। सर डाइपोल मोमेंट देख के भी बता सकते हैं। डाइपोल मोमेंट देख के नहीं बता सकते बेटा, गलत हो जाएगा। जिस तरीके से देख के बताएंगे उस तरीके से। हाँ, वैसे नॉर्मली तो लोग बोल देते हैं, याद करवाने वाले क्या याद करा देंगे इसको देख के, जो ट्रांस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जो ट्रांस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सिस से। ऐसे बोल सकते हो ना, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। बट अभी नहीं अगला सर, अगर क्वेश्चन देखो सर डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा और बॉन्ड्स नहीं बनाएगा किसके साथ। बात एक मॉलिक्यूल्स के अंदर की हो रही है ना, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर भी यदि रिपल्सन है, यदि इस पर्टिकुलर जो फर्स्ट वाला है इसके विद इन द मॉलिक्यूल भी तो रिपल्सन है, यदि रिपल्सन होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। ओके, एक मॉलिक्यूल में हमें बेटा देखना पड़ेगा रिपल्सन ज्यादा है। अब यदि ये बताओ, यदि कोई बहुत मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है तो उससे हमें एनर्जी कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी। मतलब किसी मॉलिक्यूल को हमें जलाना है, सपोज कंबशन करना है, तो ये बताओ ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल को जलाना ज्यादा फायदा है या कम स्टेबल मॉलिक्यूल को जलाना ज्यादा फायदा है। मतलब सर क्या पूछ रहे हो। कुछ क्वेश्चन देखो, मैं अभी ये समझ में आ गया। अब हम लोग एक नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम लोग बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O और बहुत ढेर सारी एनर्जी। क्योंकि हम लोग बेटा किसी भी, जैसे अपने व्हीकल्स में क्या कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल डाल रहे हैं, उधर कंबशन रिएक्शन हो रहा है, उससे जो एनर्जी मिल रहा है उसी से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, करेक्ट। तो जो हीट, जो कंबशन है उससे हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब हम सवाल ये है, कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा, यदि ये दोनों आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो इन दोनों में किससे आपको हीट ऑफ कंबशन, किसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी, जो ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है।
ये जो हम लोग ने स्टेबिलिटी निकालना सीखा है, इससे हमें यही पता करना है कि हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, किसकी ज्यादा और कम होगी। तो जो हीट ऑफ कंबशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। मतलब जो ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है उसका हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, कम होता है। कैसे? यदि एक तो ये समझो बेटा, मॉलिक्यूल ज्यादा है तो हमें उसको बर्न करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, करेक्ट। यदि मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब क्या, एनर्जी हमें ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। और जो हीट ऑफ कंबशन होता है बेटा, वो हमें देख ये होता है कि ओवरऑल आपको कितना फायदा हुआ। हीट ऑफ कंबशन क्या है, ओवरऑल कितना फायदा हुआ। तो यदि यदि बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है तो उसको बर्न करना, उसके बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा टफ है, इसका मतलब हमें एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, और जितनी मिली तो मिली, करेक्ट। तो यदि हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, इसका मतलब क्या है, जो इन मिलेगी तो वो तो दोनों से सेम अमाउंट ही मिलेगी नॉर्मली, मतलब ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ही मिलती है, बट खर्च किसमें हमें ज्यादा करना पड़ेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसमें भी हमें खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, तो ओवरऑल हमारा जो हीट ऑफ कंबशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। आगे समझ? तो सिंपल क्या बोलेंगे, जो हीट ऑफ कंबशन है, ये कंबशन तो आप लोग को सबको समझ में आता है क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बर्न करो, ठीक है। यदि बर्न करना है, बट जो हीट ऑफ कंबशन, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, मैं जो दूसरा टर्म यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि H2 का मतलब, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएं, H2 के साथ, और इसमें क्या करें, ये H2 ऐड कर दें, ये H2 ऐड कर दें, ठीक है। तो यदि ये H2 ऐड करेंगे तो उससे भी क्या होगा कि हमें जो ओवरऑल जो फायदा होने वाला है, हम लोग उसकी बात करेंगे। और जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो क्यों H2 ऐड करना चाहेगी, समझे? तो सेम कॉन्सेप्ट इधर है। तो हम लोग जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे उसमें भी क्या बोलेंगे, और ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेटा आएगा आगे, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जीओसी के बाद, हाइड्रोकार्बन, उसमें ये आएगा। तो heat of hydrogenation is directly proportional to 1 upon stability। तो अब यदि आपको स्टेबिलिटी निकालना आ गया तो आपसे कोई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछे, हीट ऑफ कंबशन पूछे, आप सभी के जवाब सकते हैं। ये आ गया क्या समझ में सभी को? नोट कर लो इसको। लिख गया?
इसमें बताओ जरा कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? इन दोनों में बताओ जरा कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सर सिमिलर है। हाँ सिमिलर बन गया। रुको क्या सोचना था मेरे को। सर हाइड्रोजन नीचे आ गया। हाइड्रोजन, हाँ ठीक है, इधर हाइट, इधर CH3, इधर हाइड्रोजन, ठीक तो है। सर ये तो सिमिलर है ना? ये तो सिमिलर है, अब तो डिफरेंट है। हाँ सर अभी डिफरेंट है, इनको मैंने स्विच कर दिया, अब डिफरेंट है। अब करो। वेरी गुड क्रिश, करेक्ट। क्या सोचा तुमने? सही सोचा, आंसर एकदम सर सही। उसमें ज्यादा लोन पेयर होएगा तो ज्यादा रिपल्शन। करेक्ट। इसमें क्या है, ये बड़ा मॉलिक्यूल दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल के बीच में है, मतलब ये इसको भी रिपेल करेगा और इसको भी रिपेल करेगा। बट ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो एटलीस्ट इसको तो कर रहा है बट इसको कम करेगा, तो ओवरऑल रिपल्सन किसमें कम होगा? इसमें। यदि ओवरऑल रिपल्सन इसमें कम है तो स्टेबल ज्यादा ही होगा। करेक्ट। तो इसे हम बोल सकते हैं टू मोर स्टेबल देन। करेक्ट। अब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और इसी से यही आपसे क्या पूछ लेता, हीट ऑफ कंबशन का, तो क्या होगा 1 आगे समझ। तो ये याद मत करना बेटा, सिस ट्रांस, तो ये क्या है ट्रांस, ये क्या है सिस। कर लिया गलत, यदि याद कर लेते ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो गलत हो जाएगा। कोई भी चीज याद नहीं करनी है, हाँ यदि मेंस की तैयारी कर रहे हो सिर्फ तो याद कर सकते हो। बट उसमें भी मत याद करो, क्या पता क्या भरोसा कोई गलत करवा ले। डन इतना। अब जरा देखो, ये उनके लिए जो जो थोड़ा याद करने में थोड़ा ज्यादा भरोसा रखते हैं, देखो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। CH3 H और H, सपोज ये A है, ये NO2 CH3 H और H, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज ये था, ये B था, ओके। तो अभी A और B में इसमें कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा किस, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी है, सारी प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करना है। पहली प्रॉपर्टी क्या था, डाइपोल मूवमेंट, या तुम लोग लिखोगे, लिखना तुम लोग,
डाइपोल मोमेंट लिखो, बॉइलिंग पॉइंट लिखो, मेल्टिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी। ए का ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा, बस ऐसे लिखते जाओ। वाटर सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी। अरे अपने कॉपी में लिखो, इधर मत लिखो, अपने कॉपी में लिख लो बस, मैं मान लूंगा तुम लोग ने अब सीख गए तुम लोग। ये क्यों इस कॉपी में लिखूं सीधे, क्यों क्यों इतनी मेहनत करोगे, इतना टाइप करोगे। वाटर सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, बोल सकते हो आप लोग जिसको बोलना हो। इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, बी का। करेक्ट। डाइपोल मोमेंट यदि ज्यादा है, देखना कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। यदि डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या, मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होंगे, इंटरेक्शन ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट, इसका जिसमें क्या होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये सही बोला क्या? इसके बाद वाटर सॉल्युबिलिटी, जो ज्यादा पोलर होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो पोलर कौन ज्यादा है, बी ही ज्यादा है। स्टेबल कौन ज्यादा होगा, इसमें इंटरेक्शन कम है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो बी ज्यादा स्टेबल होगा। इसे करेक्ट। हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, यदि किसी को कोई भी चीज समझ में ना आया हो तो पूछो। तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है जीओसी 1। इतना नोट करो। लिख लिया? नेक्स्ट टॉपिक जीओसी 1। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और हाँ, एक बात और हमेशा ध्यान रखो, अब सारी क्लासेस आपकी किसकी है, ऑर्गेनिक की है, और जो संडे वाली जो 2 क्लास लगी हुई है लगातार, वो आपकी इनऑर्गेनिक की है। ओके सर वो संडे वाली क्लास में कौन से बैचेस है? सारे बैचेस हैं, ए फेज बी फेज सारे, जितने भी इधर विरार, अंधेरी, बोरीवली में जितने बच्चे हैं सारे 11th। ठीक है सर। ठीक है, तो सभी को कंपलसरी अटेंड करना है, क्योंकि ट्यूसडे आपका टेस्ट भी है उसी टॉपिक का। चलिए बाय। बाय सर, थैंक यू सर।